सासू माँ की शराफत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की शराफत। हेमलता जी आज जल्दी ही उठ गई थी। कितना हल्का महसूस कर रही थी वो आज, जैसे उनके पाँव जमीन पे ही नहीं पड़ रहे थे। वो चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वो जल्दी जल्दी हाथ चिल्लाने लगी क्योंकि आज उनका बेटा हेमंत और उनकी बहू अंजना 10 बजे आने वाले थे। हेमंत की शादी के बाद दोनों पहली बार घर आ रहे थे। उनकी शादी मार्च के शुरुआती हफ्ते में हुई थी। फिर हनीमून के लिए विदेश चले गए। वहाँ से लड़ रहे थे कोरोना संकट में दिल्ली में ही रह गए। पूरे 2.5 महीने से हेमलता जी ने अपनी बेटी और बहू को देखा नहीं था। बस फोन पे ही बतियाकर मन को संतुष्ट कर लेती थी। सरकार ने कल से लॉकडाउन में ढील दे दी थी। अब केवल हॉट स्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा, इसलिए हेमंत ने पहली फ्लाइट में ही बुकिंग करा ली थी। आज वो 10 बजे की फ्लाइट से आने वाला है। तभी हेमलता जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी। जब 4 साल पहले हेमंत के पिताजी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और हेमंत तब बहुत छोटा था। उनके जीवन में तो अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हेमलता जी की मदद करने वाला कोई नहीं था उनके पास। पहले से थोड़ी जमा पूंजी थी जो उसने हेमंत को पढ़ाया था और साथ में सिलाई का काम शुरू किया, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। हेमलता जी ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था। शादी वाले दिन वो खूब फूट फूट के रोई थी। काश कि उसके पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना, उसको सफल होते देखना, लेकिन शायद हेमंत के पिता की किस्मत में यह सब नहीं था। यही सब बातें सोचते हुए उनकी आंखें भर आई। फिर अपने मन को समझाते हुए उठकर सफाई करने में लग गई कि मिसेस वर्मा का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी कि शाम 6 बजे होने वाले सत्संग होगा कि नहीं। कोरोना में लॉकडाउन से पहले तो हर रविवार को 6 बजे हेमलता जी के घर सत्संग होता था। करीब 10 से 12 लोग कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो जाती थी। अपना सत्संग करती है, थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला रविवार है, इसलिए वो चुप रही थी। हेमलता जी ने भी कह दिया कि सत्संग होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा, सबको सूचना दे दूँ। चलो ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना बोलकर हेमलता जी ने फ़ोन रख दिया। अब हेमलता जी ने साफ सफाई करके सबसे पहले सबके लिए नाश्ता तैयार किया और खाने की आधी तैयारी भी कर ली। फिर नहा धोकर 10 बजे तक तैयार हो गए और बेटी बहू के आने का इंतज़ार करने लगी। 10:01 पे हेमलता जी का फ़ोन आया। प्लेन लैंड हो चुका है। 11 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने हेमलता जी के पैर छुए। हेमलता जी ने दोनों को गले लगा लिया। बहू अंजना को तो कसकर गले लगा लिया। फिर हेमलता जी ने कहा, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है और मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। अंजना ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर हेमलता जी बोली, चलो बेटा, अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगी। इतने में हेमलता जी ने आवाज़ लगाई, बेटा हेमंत, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही बहू अंजना भी आवाज़ आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी हमें भूख नहीं है। फिर हेमलता थोड़ा मायूस होकर बोली, पर बेटा मैंने तो नाश्ता बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो, मैं बड़े प्यार से बनाया है। हेमलता जी ने इतना कहने पर बेटा हेमंत तो नाश्ता करने आ गया, पर बहू नहीं आई। हेमलता जी ने एक बार और प्रयास किया, अंजना बेटा तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े प्यार से बनाया है। फिर अंजना की आवाज़ आई, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है माँ जी, आप और हेमंत दोनों नाश्ता कर लीजिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। हेमलता जी को बहू अंजना का यह व्यवहार थोड़ा रूखा लगा, लेकिन फिर यह सोचकर वो इतने लंबे सफ़र से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कह रही हैं। यह सब सोचकर हेमलता जी ने गहरी सांस ली और फिर हेमलता जी और हेमंत दोनों नाश्ता करने बैठ गए। माँ बेटी ने खूब इधर उधर की बातें की। हेमंत ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वो नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके हेमलता जी खाने की तैयारी करने लगी। हेमंत को खीर और पूरी बहुत पसंद थी। हेमलता जी ने बड़े प्यार से बनाए थे। हेमलता जी आज सुबह से लगातार चक्कर खाते की तरह घूम रही थी।
अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटी बहू की आसानी से वह सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि आज हेमलता जी का घर पहले की तरह भरा भरा सा हो गया था। उन्होंने बड़े प्यार से खाना बनाया था और फिर 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। अंजना सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पे आ गई। हेमलता जी को थोड़ा खटका लगा, क्योंकि एक बहू होने के नाते अंजना ने खाने बनाने में अपनी सास हेमलता जी की किसी भी प्रकार की मदद नहीं की। तो कोई बात नहीं, मगर हेमलता जी ने सोचा वो खाना डाल तो सकती थी। हेमलता जी मन ही मन उस बात को ही पी गई। फिर हेमंत उठा और वो खाना डालने लगा। हेमलता जी ने उसे रोक दिया और खुद ही खाना परोसने लगे। खाना देखते ही अंजना ने कहा, यह क्या बनाया है मम्मी जी? पूरियाँ, कितनी तेल घी होता है इसमें। हे भगवान, मैं तो इन्हें नहीं खा सकती इनको। इतना सुनते ही हेमलता जी को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई आइटम ले लो। बेटा, अंजना ने दोबारा मुंह बनाते हुए कहा, पर माँ जी, खीर तो मैं खाती ही नहीं। अब आप ही बताइए माँ जी, फिर मैं खाऊँ क्या? हेमलता जी बोली, बेटा, मैंने तो हेमंत की पसंद की चीज़ें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए नहीं बनाए। फिर अंजना ने हेमंत से कहा, सुनो, मेरे लिए तुम बाहर से खाना मंगवा दो, तुमको तो मेरी पसंद पता है ना। मम्मी जी, आगे से आप ध्यान रखना, मुझे ऐसा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत बना देना। और इतना बोल कर वो अपनी कमरे में चली गई। हेमलता जी चुपचाप खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। हेमलता जी को काटो तो खून नहीं। उसने हेमंत की ओर देखा, वो चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था, तो हेमलता जी कुछ नहीं बोली। हेमंत ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। हेमलता जी चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खा रही थी, लेकिन उनके गले में नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी वो ज़बरदस्ती उसे निगल रही थी। वो फूट फूट के रोना चाहती थी, लेकिन बेटी के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। और जल्दी से उसने खाना ख़त्म किया और बर्तनों का सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर खूब रोई। हेमलता जी को अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। जब वो ससुराल में पहली बार आए थे, तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, कितने शोर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाते हुए पूरा 2 घंटे लगे थे। उसकी सास को हेमलता जी तो घबरा सी गई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि उसकी सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब हेमंत के पापा उसके पास पहली बार आए, तो उसने डरते डरते सारी बात उनको बताई। हेमलता जी की सारी बातें सुनकर उसके पति कहने लगे, मैं तुम्हारे और तुम्हारी सास के बीच में नहीं पड़ना चाहता, तुम जानो और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो यह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। हेमलता जी के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था जिसे वो अपनी मन की बात कह पाती। हेमलता जी के सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। हेमलता जी को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। हेमलता जी धीरे धीरे उसकी अभ्यस्त हो गई। वो पूरी तरह अपनी सास के बनाए सच्चे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी, तो वो अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत कड़वा व्यवहार किया। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रख के यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था, मैंने भी तुझे वही सिखाया। तुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। हेमलता जी तो यह सुनकर रो पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई माया है। आपने तो मुझे पत्थर को तराश कर कोई नूर बना दिया। हेमलता जी की सास के मुंह से एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। हेमलता जी के दिल में उसकी सास का यह रूप खींच गया। अब वो उनकी पूजा करने लगी थी। हेमलता जी के मन में अपनी सास के प्रति इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके इस बदले स्वभाव को हेमंत के पापा भूल से अगर हेमलता जी की सास के बारे में कुछ कह देता, तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती थी। फिर सभी घर के सदस्य बड़े आश्चर्य से उन्हें देखते रहते। वो अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि
शर्मा का फ़ोन आ गया। हेमलता जी ने फ़ोन उठाया। मिसेस शर्मा बोली, क्या हुआ हेमलता, सत्यंग की तैयारी हुई कि नहीं? हाँ, तैयारी हो जाएगी सत्यंग की, आप लोग आ जाओ। उन्हें याद ही नहीं रहा कि आज तो सत्यंग भी होना है। और फिर जल्दी जल्दी वो सत्यंग की तैयारी करने लगी। ठीक 6 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। सभी कॉलोनी की महिलाएं 2 महीने बाद मिल रही थी। सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे को देखकर चहक उठी। खूब शोर हो रहा था। सभी खिखी कर कर हंस रही थी। सभी लोग अपनी ही धुन में। तभी अचानक एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। हेमलता जी ने देखा कि सामने अंजना खड़ी थी। वो अपना सिर दोनों हाथ से पकड़े हुई अंजना बोली, प्लीज़ आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर फट रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। इतना बोलकर अंजना अपने कमरे में चली गई। हेमलता जी ने हिचकिचाते हुए कहा कि यह उसकी बहू अंजना है और आज ही बेटे के साथ दिल्ली से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है, शायद इसलिए उसकी बात का बुरा मत मानो। अब एक एक करके सब औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सब बहाना बनाकर चली गई। हेमलता जी सबको जाते हुए देखती रही और कुछ बोल नहीं पाई। हेमलता जी थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर कुछ सोचकर वो अंजना के कमरे की ओर गई और बोली, बेटा मैं तेरा सिर दबा देती हूँ। अंजना ने अपने कमरे से आवाज़ दिया, नहीं मम्मी जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। ठीक है, मैं तो चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर हेमलता जी चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बन तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। अंजना ने चाय पी और जूठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए। फिर भी उन्होंने अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। हेमलता जी ने बर्तन साफ किया और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने अंजना से पूछ लिया कि मैं क्या बनाना है। वो उसी हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। हेमलता जी ने खाना टेबल पे लगा दिया था। दोनों को आवाज़ लगाई और वो डाइनिंग टेबल पे आ गए। अंजना ने खाना शुरू किया। बोले, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब हेमलता जी को गुस्सा आ गया। वो दिन भर से उन दोनों की चाकरी कर रही थी और उस पर यह नाटक सहन करने में भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा हो चुकी थी। रिश्तों को ज़बरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक हेमलता जी सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि रिश्ता जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। हेमलता जी ने कहा, हेमंत बाहर से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे वो मंगवा ले। मेरे से जितना हुआ मैंने इसके लिए उतना किया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। हेमंत और अंजना ने चौंककर उसकी ओर देखा। हेमलता जी उस पर ध्यान न देते हुए अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद हेमंत भी अपना खाना लेकर अपनी माँ के पास गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगी। अंजना अपना खाना खत्म करके चुपचाप वहाँ से चली गई थी। अगली सुबह हेमलता जी आराम से जगी। 8 बजे थे। इतनी देर से वो कभी नहीं उठे थे। बाहर आई तो देखा हेमंत बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। हेमलता जी बोली, अरे तू कब से जाग रहा है? हेमंत ने उत्तर दिया, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। हेमलता जी को पता था कि हेमंत को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने आज तय कर लिया था कि अब वो नौकरानी नहीं बनेगी। आज हेमलता जी ने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब हेमंत की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से चाय बनाने के लिए कहे। हेमलता जी ने कहा, बेटा मैं माता रानी के दरबार में जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तो रविवार को वापस जाए करना। ऐसा करना कि घर को ताला लगाकर चाबी सामने वाले शर्मा जी को दे जाना। और इतना बोलकर वो अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का प्रयास तो करके देख लिया, अब वो सास बनकर दिखाएगी। हेमलता जी अपनी बेटी और बहू के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थी। उसने उन दोनों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसने सुबह ही कह दिया कि वो माता रानी के दरबार में घूमने जाएगी। इस घोषणा से हेमंत सदमे में आ गया। इतने में अंजना भी जाग कर आई। उसने देखा कि हेमंत के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता भी नहीं है और माँ जी भी वहाँ नहीं। अंजना ने हेमंत से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो और अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बना? अब पहली बार लड़ रहे हेमलता जी के स्वर में तीखापन था। अगर चाय नाश्ता करना तो जल्दी जागती और बना लेती।
अंजना ने आश्चर्य से हेमलता जी को देखा और जैसे वो कोई दूसरी आदमी हो। फिर अंजना बोली, तो जानते हो ये मंत्र कि मैं 8 बजे से पहले नहीं जागती हूँ और मुझे जगाते ही चाय चाहिए। जाओ मेरे लिए चाय बना दो ना प्लीज़। हेमंत ने कहा, अब अपनी आदत बदल डालो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, यह मायका नहीं तुम्हारा ससुराल है। तुम यहाँ की बहू हो, बेटी नहीं। माँ ने तुमको कल तक बेटी बनाकर माँ का खूब प्यार दिया था, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? दुख, संताप, कलेश, पीड़ा के अलावा। तभी अंजना भी भड़कती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो? मुझे वो खाना पसंद नहीं आया तो मैं उसे कैसे खाती? उन्हें वो खाना बनाने ही नहीं चाहिए था। एक बार मुझसे पूछ लेती कि क्या बनाऊं खाने में, तो कौन सी वो छोटी हो जाती। लेकिन वो तो सासू माँ है, वो क्यों पूछे कि खाना तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। अब इस बात पर माँ जी नाराज हो गई तो मैं क्या करूं? अंजना गुस्से में विफक पड़ी। अंजना की बात सुन करके पारा पे चढ़ गया और गुस्से में बोला, सही कह रही हो, मम्मी को नौकरानी है ना, और महारानी। चलो जाओ और दोनों के लिए चाय बना कर ले आओ। पहली बार हेमंत ने अतिस्तक भाषा का इस्तेमाल किया। अंजना को घोर आश्चर्य हो रहा था कि हेमंत को क्या हो गया है। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज से पहले तो हेमंत ने मुझे कभी इस तरह से बात नहीं की। फिर अंजना कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लो। और यह कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इस घटना से हेमलता जी धक्का बक्का रह गई। कल से इसने क्या है जो इसकी तबीयत खराब हो गई, और मन में सोचने लगी, बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाने का यही अंजाम होता है। लेकिन सिर पे तो मैंने ही बैठाया था ना। कल ही वो मम्मी का इतना अपमान करती रही और मैं खामोश होकर बैठा रहा क्या? ऐसे दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया था। पापा की मृत्यु के बाद सारी जमा पूंजी माँ ने मेरी पढ़ाई और मेरी शादी में खर्च कर दी। खर्च क्या इस दिन के लिए वो मन ही मन शर्मिंदा होते हुए अपने आप से सवाल किया जा रहा था। कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा इसका। यह कहकर हेमलता जी के कमरे में चला गया। हेमलता जी अपनी यात्रा की तैयारी करने में लगी थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों ने क्या बातें हुई पता ही नहीं। हेमंत अपने कमरे में आकर सो गया। करीब 11 बजे अंजना बिस्तर से खड़ी हुई। नहा धोकर तैयार होकर वो करीब 1 बजे नीचे आई तो देखा कि एक सत्संग की मंडली आई हुई है और अपना पूरा माइक सिस्टम लगा रही है। तो क्या आज फिर से सत्संग होगा, और वो भी माइक से? मेरा तो सिर फट जाएगा। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और हेमंत को जगाया। हेमंत, देखो जरा नीचे जाकर माँ जी ने सत्संग वालों को फिर से बुला लिया और पूरा साउंड सिस्टम भी साथ लाए हैं। वो लोग इतने में भी कैसे रहेंगे? मेरा तो सिर दर्द से फट जाएगा। हेमंत बड़ी गंभीरता से बोला, बात तो सही है, इतना शोर कैसे लगी? तुम ऐसा करो, तुम किसी होटल में चली जाओ, मैं अभी बुक कर देता हूँ। और वो अपना मोबाइल लेकर होटल सर्च करने लगा। इतना कहने पे अंजना हेमंत के चेहरे को देखते हुए सत्ता में खड़ी रह गई। फिर कहने लगी, हेमंत तुम पागल नहीं हो गए हो? मैं अकेले होटल जाऊंगी क्या? जाते दोनों ही जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ये साफ साफ अंजना की धमकी थी। इसी के चलते अब तक हेमंत पर हुकूमत कर रही थी वो, लेकिन इस बार इस धमकी का हेमंत पे कोई असर नहीं हुआ। वो बेवजह होकर होटल सर्च करने में लगा रहा। हेमंत के इस व्यवहार से अंजना चिल्ला गई और जोर जोर से बोलने लगी, तुम माँ जी को कहते क्यों नहीं कि वो सत्संग ना करे? हमारे जाने के बावजूद चाहे कर ले, रविवार तक कुछ ना करे। तभी हेमंत बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे यह घर हमारा हो और तुम आदेश दे रही हो। घर की मालकिन मम्मी है, वो जो चाहे करे, हम कौन होते हैं रोकने वाले? फिर अंजना ने परेशान स्वर में कहा, प्लीज़ हेमंत कुछ करो ना, ऐसे तो कैसे रह पाएंगे हम? समझे तक हेमंत मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, तीर सही जगह लगा है। फिर बोला, ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा टिकट आज ही फ्लाइट से करवा देता हूँ, तुम दिल्ली चली जाओ। ये तुमको ही क्या हो गया? हेमंत, मैं अकेले जाऊँगी क्या? हैरानी होते हुए अंजना ने कहा। इतने में नीचे से बच्चों की तेज तेज आवाज़ आने लगी। अंजना एकदम से चेक कर बोली, सुमना तुमने कितना कान फाड़ शोर हो रहा है। अंजना बड़ी सी हम से पलंग पे बैठ गई, मेरा तो सर फट जाएगा। तभी हेमंत बोला, ऐसा करो कि एक सर दर्द की गोली ले लो और सो जाओ।
मैं तो भजन सुनने नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा। हेमलता जी ने केवल अपने लिए खिचड़ी बना ली थी और खा ली थी। हेमंत और अंजना दोनों सुबह से भूखे ही थे। आज हेमंत ने भी कोई खाने का बाहर से ऑर्डर नहीं किया। वो तो बेफिक्र होकर भजनों का आनंद लेने लगा। उधर अंजना शोर से वैसी परेशान थी। उस पर सुबह से कुछ भी नहीं खाया था उसने, इसलिए वो और भी परेशान हो गई। तुरंत सबसे बड़ी परेशानी तो हेमंत के बदले व्यवहार से थी। अंजना भी सोचने लग गई अब क्या करो। उसने आखिरी हथियार चलाया। हेमंत को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और कहा कि उसे बुखार आ रहा है। हेमंत ने उसका हाथ छुआ तो लगा हल्की सी हरारत है। वह उसे लेकर अस्पताल चला गया। इधर हेमलता जी ने अपनी मोहल्ले की सब औरतों को बुला लिया। सब औरतों ने खूब नाच गाना किया, भजनों का आनंद लिया। शाम को तक चलता रहा यह कार्यक्रम। उधर हेमंत अंजना को लेकर जब अस्पताल पहुंचा और फिजिशियन को दिखाया तो उसने फूड पॉइजनिंग बताया और पूछा कि कल क्या खाना था। जब उन्होंने यह बताया कि कल दोनों टाइम खाना बाहर से मंगवाया था तो डॉक्टर साहब ने कहा यह बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना होगा। आज केवल खिचड़ी और दलिया लीजिए। कल एक बार फिर से मुझे दिखाइए और फिर दवाई ले लेना। उन्हें पर्चा पकड़ाते हुए डॉक्टर ने कहा। दोनों घर आ गए। अंजना को भूख लग रही थी लेकिन खाने को कुछ नहीं था। क्या करे, वो माँ जी से कैसे कहे खिचड़ी बनाने को। फिर उसने उम्मीद भरी नज़रों से हेमंत की ओर देखा, पर हेमंत ने हाथ खड़े कर दिए। बोला मम्मी से तुम ही कहो दो खिचड़ी बनाने को। और वो सत्संग में बैठ गया। भूख तो उसे भी बहुत तेज लग रही थी, लेकिन कल मम्मी जी को उसने जो दुख पहुंचाया था तो आज उपवास तो करना पड़ेगा ना। अंत में अंजना ने हिम्मत जुटाकर हेमलता जी से कहा कि माँ जी, डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग बताया है और केवल खिचड़ी दलिया के खाने के लिए कहा है, तो बना दो और खा लो। हेमलता जी ने स्पष्ट कह दिया। फिर अंजना बोली मुझे नहीं आता बनाना मम्मी जी। तो हेमलता जी बोली फिर बाहर से मंगवा ले, तुझे तो बाहर का खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने को मना किया है माँ जी। इस पे हेमलता जी बोली पर मेरे हाथ में तो नमक मिर्ची घी वगैरह ज़्यादा पड़ता है तो तुझे पसंद नहीं। अंजना भी बोली मैं सब खा लूँगी माँ जी, बस आप बना दो। हेमलता जी समझदार थे, रस्सी को ज़्यादा खींचने से भी वो टूट जाती है, इसलिए आज का सबक इतना ही काफ़ी है। ऐसा सोचकर वो खिचड़ी बनाने चली गई। हेमंत और अंजना को आवाज़ देकर डाइनिंग टेबल पे बुला लिया था। अंजना आकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाने लगी। दोनों ने भर पेट खिचड़ी खाई। अंजना भी बोली माँ जी खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मुझे भी सिखा दीजिएगा। शाम को जब बनाऊंगी तब तू भी साथ रहना, ऐसे बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है माँ जी। खिचड़ी खाकर वो बर्तन सिंक में रखे रही थी कि हेमलता जी ने कहा तेरे जूठे बर्तन कौन साफ करेगा, कल तो मैंने कर दिए थे लेकिन आगे नहीं करूँगी, इसलिए बर्तन को साफ करके ही जाना। और यह बोलकर हेमलता जी सत्संग में बैठ गई। शाम को जब हेमलता जी खिचड़ी बनाने लगे तो अंजना भी आ गई। वो भी हाथ बटाने लगी। अंजना ने कहा कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं माँ जी। हेमलता से हैरानी से पूछा क्या तूने उन्हें बुलाया है। हाँ माँ जी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, जब वापस नौकरी पर जाना होगा तब आ जाऊंगी। अंजना ने कहा। हेमलता जी बोली यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे आ जाए और जब चाहे चला जाए, समझी। मेरे मम्मी पापा को किसी होटल में ठहरा दे और हाँ, अगर इस घर में रहना है तो घर के सदस्य की तरह रहे, मेहमान की तरह नहीं। तो भी होटल चली जा, फिर वहाँ मर्जी जो चली जाना और जब चाहे नौकरी पे भी चली जाना। इतना सुनकर अंजना अवाक रह गई। उसे अपनी सास हेमलता जी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। इतने में हेमंत भी वहाँ आ गया। अंजना ने हेमंत की ओर देखा और कहा सुना तुमने हेमंत माँ जी क्या कह रही है। मैंने सब सुन लिया, माँ जी कह रही है वो एकदम सही कह रही है। तुम मेहमान नहीं हो, तुमने न तो माँ को माँ समझाओ न कि इस घर को घर, इसलिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में ठहर जाओ। अंजना भी मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना, जो भी करो सोच समझ कर करो, मैं तो माँ के पास ही रहूँगा। अंजना को काटो तो खून नहीं। वो गुस्से से बुखलाकर अपने कमरे में चली गई। हेमलता जी को भी बहुत बुरा लग रहा था इस व्यवहार पर, मगर हेमंत ने अपनी माँ को समझाया कि हर बीमारी के इलाज कर भी गोली ही है, थोड़ा सबसे काम लेना होगा।
दूसरे दिन सुबह अंजना जल्दी जाग गई और किचन में चाय बनाने लगी। खड़र पड़र की आवाज़ सुनकर हेमलता जी की नींद खुल गई। उसने उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में हेमंत भी वहां आ गया। हेमलता जी ने उसे इशारों में पूछा तो वह अपनी माँ को अलग ले गया और कहा कल इसने अपनी माँ से बहुत सारी बातें की थी। अंत में यह निष्कर्ष निकला कि जैसा माँ चाहे वैसा ही करने में भलाई है, बस उसी का परिणाम है। या हेमंत को होठों पे मुस्कान थी और फिर हेमलता जी किचन की ओर चल दिया तो अंजना हेमलता जी से लिपट लिपट के रो रो कर बुरा हाल कर लिया। रोते रोते माँ जी मुझे माफ़ कर दो। हेमलता जी मोम की तरह पिघल गई। उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं मेरी बच्ची रोती नहीं, मुझे यह सब करने को मजबूर किया। बेटी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। हेमलता जी और अंजना की आंखों से गंगा यमुना बह निकली। दोनों के आंसू मिलकर प्रयागराज बन रहे थे। हेमंत भी आकर दोनों से लिपट गया और सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।